नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में दाखिल हो चुका है और कल तक हमारे देश में 5 केस थे, लेकिन 24 घंटों से भी कम वक्त में 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें नया वेरिएंट मिला है। WHO पहले ही इस वेरिएंट को तेजी से फैलने वाला बता चुका है और यही वजह है कि वैश्विक जोखिम ज्यादा है और तभी भारत समेत कई देशों ने फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है और अब धीरे धीरे जो नियम है उनमें भी बदलाव किए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है वो ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन अब तक जो राहत की बात सामने आई है वो ये है कि लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये जानलेवा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कुछ भी साफ तौर पर बोलना। तो कुछ अपडेट आपको दे देते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में। आप जानते हैं कि 4 दिनों में 21 केस हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। अब तक 5 राज्य जो हैं भारत में उसमें मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में कल 9 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर अब तक 8 केसों में पुष्टि हो चुकी है इस नए वेरिएंट की और सबसे पहले कर्नाटक में 2 मरीज मिले थे। उसके बाद गुजरात और दिल्ली में भी एक मरीज सामने आ चुके हैं। जो जोखिम वाले देश हैं उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिन्हें एट रिस्क की श्रेणी में रखा गया है। उसमें ब्रिटेन है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, बोत्सवाना है लिस्ट में। इसके अलावा चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल भी जोखिम वाले देशों में शामिल है। यानी कि इन देशों से जो लोग भारत आएंगे उन्हें हर हाल में कोविड RT-PCR टेस्ट जो है वो कराना अनिवार्य होगा। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, MD हैं LNJP अस्पताल के। डॉक्टर राजय नरेन हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस UK से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर अविनाश भोंडवे हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA महाराष्ट्र से। और डॉक्टर सुरेश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि LNJP अस्पताल में जो दिल्ली में पहले मरीज तंजानिया से आए हैं जिनमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, वो आप ही के अस्पताल में है। डॉक्टर सुरेश, ये जानना चाहेंगे किस तरह के लक्षण उनमें देखे गए हैं और किस तरह की स्थिति है अभी उस मरीज की? मैडम, अभी जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जो कुछ लिमिटेड पेशेंट्स इंडिया में देखे गए हैं, चाहे वो कर्नाटका में है या महाराष्ट्र और दूसरे स्टेटों में, और हमने देखा है कि ज्यादातर जो केसेस हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आते हैं। हल्का बुखार होता है, गले में दर्द होता है और एक्सट्रीम वीकनेस होती है, थकान ज्यादा होती है इसमें। पर यदि हम देखें कि दूसरे जो पहले सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान हमने पेशेंट देखे, उसमें जहां पर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा थे, कफ ज्यादा था, ब्रेथलेसनेस ज्यादा थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल कम था, इन पेशेंट्स में जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं या इन्फेक्टेड है उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है और जो थकान है, URI है, ये ज्यादा है। यानी कि माइल्ड सिम्टम्स ज्यादा, हल्के सिम्टम्स। जी, तो जिन मरीज के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो दिल्ली में जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, डॉक्टर सुरेश, उनकी स्थिति के बारे में भी हमें बताएं। क्योंकि हमारे पास तो जो पेशेंट्स आते हैं सारे एयरपोर्ट से, वो पेशेंट आते हैं जिनका या तो RT-PCR पॉजिटिव है या रैट पॉजिटिव है। सारे के सारे पेशेंट्स स्टेबल हैं। सिर्फ 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको की हल्का फीवर है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स का अभी रिपोर्ट नहीं आया है। और जो भी पेशेंट्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं, मैंने जैसे बताया कि हल्के सिम्टम्स होते हैं, बहुत थकान होना, बॉडी एक होना, सिर में दर्द और गले में खराश, और इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। यानी कि ज्यादातर पेशेंट्स जो है बिना ऑक्सीजन के रूम एयर पर ही स्टेबल है। और क्योंकि अभी मामले ज्यादा नहीं है तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कुछ इतना बता सकते कि आने वाले टाइम में हमें ज्यादा अनुभव होगा तो we will share with you कि what is the long term effect of जो महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई है कि जितने भी कोरोना वाले मरीज हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले हों, उनमें अभी तक ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई समस्या नहीं आ रही, बहुत ही हल्के लक्षण हैं, जो अपने आप में डॉक्टर सुरेश बहुत राहत की बात है। डॉक्टर अविनाश भोंडवे, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। महाराष्ट्र में भी जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं और पुणे के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा इधर सामने आए हैं। किस तरह की स्थिति वहां पर मरीजों में देखने को मिल रही है? पूना में एक और पूना के नजदीक पिंपरी चिंचवड जो है वहां पर 6 मरीज पाए गए कल जी। इन सभी को जो लक्षण है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि मामूली बुखार, सर्दी खांसी, गले में खिचखिच और सीवियर बॉडी एक,
इनमें से 2 छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं, उनको कोई खास लक्षण नहीं है। अभी तक ये देखा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन साउथ अफ्रीका से आई है तो उनसे ये काफी मिलते हैं लक्षण। और 1-2 बातें मैं बताना चाहूंगा कि जो दक्षिण अफ्रीका से ये बताया गया है कि इन लोगों में जिनको ओमाइक्रॉन का वेरिएशन इनका इन्फेक्शन होता है तो उनको सीवियर बॉडी एक बहुत ही ज्यादा बदन में दर्द और थकान ज्यादा महसूस होती है। और एक अहम बात है कि जैसे पहले 2 लहर में हमने देखा था कि लोगों को स्मेल आना बंद होता है और मुंह की जो टेस्ट है वो बदल जाती है, तो ये 2 लक्षण साउथ अफ्रीका में भी नहीं पाए जा रहे और पूना के भी पेशेंट्स में नहीं पाए रहे हैं। डॉक्टर अविनाश, ये भी आपने एक नई जानकारी यहाँ पर दी है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं इनमें जो सूंघने की क्षमता है वो भी नहीं गई और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही देखने को मिला है और जो मुंह का टेस्ट, जो स्वाद बदल जाता है वो भी इन मरीजों में देखने को फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अविनाश, अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि RT-PCR में ये आसानी से डिटेक्ट हो पा रहा है जो नया वेरियंट है। यस, ये जो नया वेरिएंट है इसका प्राथमिक जांच जो होती है वो RT-PCR में होती है। RT-PCR में जो 3 जीन्स रहते हैं उसमें का S जीन इसमें पाया नहीं जाता, इसको S जीन फेल्योर बोलते हैं। और वो अगर आया तो वो उसको ओमाइक्रॉन समझा जाता है और उसको कंफर्मेशन के लिए उसका जीनोम सीक्वेंसिंग को उसको भेजा जाता है। अभी फिलहाल सभी जो भी पेशेंट्स है ये ओमाइक्रॉन के पेशेंट जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे उनको ये दोनों टेस्ट की जा रही है। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो सिर्फ RT-PCR से ही उसकी जांच हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर राजा नारायण, आपसे हम ब्रिटेन की स्थिति जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। और दूसरा ये भी कि डॉक्टर, बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि इस पर री इन्फेक्शन का खतरा है। आप किस तरह की स्थिति अभी देख रहे हैं? जी शुक्रिया अदिति। जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, यहाँ पर हमारे यहाँ करीब 250 से ऊपर पॉजिटिव केस कल रात तक डिटेक्ट हो चुके हैं ओमाइक्रॉन के। जहां तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है, करीब 50 से 55 हजार पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस में यूके में अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन कम है, डेथ्स कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी लोगों को वैक्सीन दे रखा है। करीब 90% को फर्स्ट डोज, 80% को सेकेंड डोज और 35% को अब बूस्टर भी पड़ चुका है यूके में। लेकिन हमारे हिसाब से ये भी जानकारी अभी जो आ रही है अफ्रीका से कि कुछ लोगों को कुछ प्रोविंस में ऐसा देखा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन के चलते थोड़ा सा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लास्ट 1-2 दिन में कुछ लोगों का बढ़ा है। कुछ यंग पेशेंट्स भी आने शुरू हो गए अफ्रीका में जो कि पहले डेल्टा वेरिएंट पे नहीं देखा जा रहा था। तो अभी शायद बहुत सारा ये चीज बताना इसके बारे में बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ ओमाइक्रॉन के पेशेंट्स हैं वो सब अभी सब माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको सर्दी खांसी बुखार जैसा बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स, तो उनको बॉडी एक सर्दी खांसी बुखारी है। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है लेकिन नंबर्स बहुत ही कम है। जी, तो डॉक्टर राजा, यहाँ पर ये सवाल भी अब लोगों के जहन में आने लगा है कि क्या तीसरी लहर की वजह बन सकता है ये जो नया वेरिएंट है, तो इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? जी श्योर। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जिन्होंने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन जो बनाया प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी को पार कर जाए जल्दी आसानी से, तो सर्दी की कोई और जो पहले की वायरस थी। तो इसलिए हम लोग को अभी एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब करते रहना पड़ेगा फॉर सेवरल मंथ्स। बहुत अगले 1 साल तक हो सकता है हम लोग इसको करने की जरूरत पड़े। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक हम लोग सब लोगों को वैक्सीन नहीं देते हैं तो हो सकता है एक नया वेरिएंट कल भारत में शुरू हो जाए। तो बहुत ही जरूरी हम लोग अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाएं और बूस्टर्स को शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च अब साबित कर चुका है कि 6 महीना तक के बाद आपकी वैलिडिटी वैक्सीन की खत्म हो जाती है। तो जितने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, कम से कम उन लोगों को बूस्टर डोज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश, यहाँ पर आज जो पैनल है सरकार का उसमें भी अब फैसला हो सकता है आज के बूस्टर डोज को लेकर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल है डॉक्टर सुरेश कि जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को या जो डॉक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने जो डोजेज लिए हुए हैं वैक्सीन के उसको काफी लंबा वक्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो इम्यूनिटी, वो जो एंटीबॉडीज शुरू में मिली थी, अब उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई होगी।
निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, काफी कंट्रीज में बूस्टर डोज देना ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, और हमारे यहाँ पे जल्दी ही इसके बारे में गाइडलाइंस होंगी। जैसा कि एक एक्सपर्ट पैनल का गठन ऑलरेडी हो गया है, और वो डिसाइड करेगा कि इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको निश्चित रूप से रिस्क ज्यादा है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे 9 महीने के बाद जो एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो कम हो जाता है और आपको बूस्टर की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनमें संक्रमण का खतरा बहुत कम है, और यदि हो भी गया है तो उनको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के रूप में ही वो सामने आते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली ए बिग इशू, एंड एट सेंट्रल लेवल दिस इज अंडर कंसिडरेशन। बिल्कुल, और आज देखना होगा कि क्या ये जो पैनल है ये फैसला लेता है बूस्टर डोज को लेकर। खासकर आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, एमडी एलएनजेपी से, डॉक्टर राजय नारायण हैं, डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके से, और डॉक्टर अविनाश भूंडवे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए महाराष्ट्र के। डॉक्टर अविनाश, यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो और ज्यादा सावधानी बरतें, उन्हें ज्यादा खतरा है, ऐसे में वो लोग और डर जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो एक वेरिएंट से निपटे थे, बड़ी मुश्किल से तो उभरे थे, अब ये दूसरा वेरिएंट भी हम ही को निशाना बना सकता है। क्या सावधानी आप बरतने की सलाह देंगे उन्हें? इसमें यह बात है कि आपको पहले कोविड हो चुका है तो जो भी तभी का जो भी वायरस था तो उसमें अभी म्यूटेशन हो चुका है, और इतना ज्यादा म्यूटेशन हो चुका है कि अभी आपको फिर से हो सकता है। लेकिन उसकी जो सावधानी बरतने की जो पॉइंट्स है वो वही है, यानी आप दोहरा मास्क पहनिए, अंदर से सर्जिकल मास्क, बाहर कॉटन मास्क कंपलसरी, और जब बाहर आप जाएंगे तो 1 सेकंड के लिए भी वो नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि भीड़ में मत जाना। तीसरी बात है हाथ साफ रखना, साबुन पानी से या सैनिटाइजर से। और सबसे अहम बात है कि आप जब घर में रहते हैं कि आपके दरवाजे खिड़कियां खुली रखे, घर में वेंटिलेशन होना चाहिए। आपको कोई भी लक्षण, सर्दी खांसी बुखार आया तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखा के टेस्टिंग करना जरूरी है। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से अपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये मामले बढ़ सकते हैं। और जिनको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, वो अपने जो डिसीजेस है वो कंट्रोल में रखे। जिस वजह से यानी कोई भी जो बैड हैबिट्स रहती है तो उससे जो हमारी इम्यूनिटी कम होती है वो मत करें। बिल्कुल। और आपके वैक्सीन नहीं हुआ है तो वैक्सीन करा के लेना। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश, यहाँ पर पहले कई तरह की सलाह दी जाती थी कि भाप लेना है या काढ़ा पीना है, क्या ऐसी किसी चीजों का अभी पालन करना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नया साल भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, भीड़ फिर से एक बार जुट सकती है। देखिए, काफी सारे लोग विश्वास करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स में, मल्टीविटामिन में, और काढ़ा, हल्दी और फ्लेवर्ड मिल्क, ये सब लोग काफी संख्या में यूज करते हैं, पर ऐसा इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी कोई ओवरनाइट या 1 वीक में या 2 वीक में बनने वाली नहीं है। इम्यूनिटी या तो इनबॉर्न होती है, या जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि मान लीजिए कि लंबी बीमारी है, आपको डायबिटीज है, आपको कोई रीनल फेलियर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, या कोई और अन्य बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई है या कमजोर हो गई है, तो उसके लिए जो प्राइमरी इलनेस है उसका इलाज कराना बहुत आवश्यक है। शुगर लेवल हमारा बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करें, ताजा फल खाएं, तो उससे इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है, बिल्ट ओवर द ईयर्स, बिल्ट ओवर द मंथ्स। इट इज नॉट कि आपने कुछ हर्बल मेडिसिन लिया या आपने कुछ टॉनिक लिया या आपने काढ़ा पी लिया, काढ़ा पीने से आपका ओवरनाइट इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा और वायरस उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं देखा गया। ज्यादातर जो स्टडीज हैं उनमें उनका सपोर्टिंग रोल है, प्राइमरी रोल नहीं है। प्राइमरी रोल का मतलब है कि दे डोंट किल द वायरस,
but they are just as good as placebo. बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे तीनों मेहमानों ने बताया, जैसे कि राजे नारायण ने कहा डॉक्टर साहब ने कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, सबसे पहले तो वो ये काम करें कि अपनी वैक्सीन की दोनों डोज जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि आपको एक एंटीबॉडीज जो है वो मिले और इस नए वेरिएंट से कम आप कुछ हद तक अपने आप को बचा पाएं। और जब भी कोई सिम्टम देखें, आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। घर पर एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल इलाज करने की कोशिश ना करें, और सावधानियां हम सबको पता है, भीड़ से बचना है, मास्क पहनना बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।